नमस्ते प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीबीएसई ने सैंपल पेपर सेशन 2022 के लिए यानी सेशन 2022-23 के लिए अपलोड कर दिया है। तो आप सभी जानना चाहेंगे कि पैटर्न कैसा है, क्या क्या हमें पेपर में मिलने वाला है, किस तरह से हम तैयारी करें। तो उन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं बच्चों इस वीडियो के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। एलन करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, टाइपोलॉजी, सेक्शंस, लेवल, टाइम फ्रेम, एक एक बात आपको पूरी क्लियर कट। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा पर आप 1.5x में देख सकते हैं जैसे कि आप देखते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं सबसे पहले। पिछली बार से इस बार में जो मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो ये है बच्चों की धीरे धीरे सीबीएसई का पैटर्न शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स न्यूमेरिकल, यानी न्यूमेरिकल का वेटेज बढ़ता जा रहा है और कंपटीशन तैयार करने वाले बच्चों के लिए फेवरेबल है। यानी जो बच्चे नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन है कि न्यूमेरिकल का वेटेज बढ़ गया है। तो इस बार के सैंपल पेपर में 35% मार्क्स के यानी 70 में से 25 नंबर के आपके न्यूमेरिकल हैं फिजिक्स के पेपर में। अभी तक पेपर में कंसेप्चुअल का वेटेज सबसे ज्यादा होता था, कंसेप्चुअल आ गया सेकंड नंबर पर 25% यानी 18 नंबर के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। देन थ्योरी बेस्ड जो कंटेंट पूछा गया, क्योंकि कॉम्पिटेंसी इंक्लूड होने के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 लागू हो रही है, तो उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो ज्यादा आ गए, एप्लीकेशन बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो थ्योरी 17% रह गई, यानी 12 नंबर के क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल होते हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे होते हैं, उनका रिपीटेशन इसमें आ जाएगा। डेरिवेशन की बात करें तो फिजिक्स में डेरिवेशन का अच्छा खासा वेटेज कभी हुआ करता था, पर अभी ये रह गया 15%, यानी 11 नंबर के आपको मिलने वाले डेरिवेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्राफ्स और डायग्राम्स की बात करें तो इनकी एक इंपॉर्टेंट अपीयरेंस आपके पेपर में रहती है, यानी ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ग्राफ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने, डायग्राम्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने। 8% वेटेज है, लगभग 4 नंबर का कंटेंट बेस्ड है ग्राफ एंड डायग्राम्स पर। तो इससे आगे चलते हैं बच्चों, अगर आपने ऑथेंटिक रिसोर्सेज को यूज किया जो कि हम आपको अवेलेबल कराते हैं, प्लस राइट प्रोसेस फॉलो किया, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके मार्क्स बहुत बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो ये अच्छे मार्क्स कैसे लाएं लीस्ट एफर्ट में, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों पेपर का जो ब्लूप्रिंट है आपका, यानी सैंपल पेपर को बेसिस बनाकर चैप्टर वाइज ये ब्लूप्रिंट हमने यहाँ पे डिजाइन किया। तो ब्लूप्रिंट में आप देख सकते हैं, मैं मतलब इसको डिस्कस करूं इतना समय हम इसमें नहीं लगाएंगे। यहां जो लिखा हुआ उसका मीनिंग में समझा देता हूं। सी का मतलब है कंसेप्चुअल, सी प्लस जी का मतलब है कंसेप्चुअल प्लस ग्राफ, एन का मतलब न्यूमेरिकल है, DIAG डायग्राम है, और खाली डी लिखा हुआ मतलब डेरिवेशन है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में किसमें। अच्छा, कहीं पर मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं यहां पर स्टार मार्क था। तो स्टार मार्क का मतलब जो है बच्चों वो ये है कि ये ऑप्शन में है, ठीक है, यानी या वाला कि आपको ये करना है, क्या इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की जाएगी, तो ये ऑप्शन में है। तो ये हो गया बच्चों ब्लूप्रिंट। इसके बाद एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर के ऊपर अगर हम चलें तो 3 घंटे 70 नंबर का ये पेपर आपको सॉल्व करना है, जिसमें 35 सवाल आपको मिल रहे हैं। 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। कौन सा सेक्शन पहले कौन सा सेक्शन बाद में, पूरी बात हम करने वाले हैं। अच्छा, एक और फेवरेबल जो पैटर्न में चेंज ऑब्जर्व किया गया है वो ये है कि बच्चों 18 सवाल आपके 1 मार्क के आने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव जिसकी आप साल भर प्रैक्टिस करते हैं। जो बच्चे कंपटीशन तैयार कर रहे होते हैं, तो 18 MCQ आपको मिलने वाले हैं सेक्शन ए में। अच्छा, उसी में आपको AR क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 ये होंगे बच्चों AR क्वेश्चन, असर्शन रीजन। अच्छा, 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और बाकी जो कंटेंट है वो आपका ट्रेडिशनल कंटेंट है। इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। सो देखते हैं पेपर कैसा है। पहला सवाल फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, सब कुछ फैमिलियर आपको लगेगा। कूलम लॉ के हिसाब से आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप जानते हैं अट्रैक्शन का फोर्स होता है, इसका क्या मतलब होता है
कि Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है, एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तभी अट्रैक्शन का फोर्स होगा। सो लेस देन 0, हियर इज द आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, वो टिक करने पर आपको 1 नंबर मिल रहा है। अच्छा, एग्जाम में कैसे लिखना है, तो मार्किंग स्कीम से हमें आइडिया मिलता है। एग्जाम में आपको एग्जैक्टली जो ग्रीन पैलेट में आप देख रहे हैं जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिखकर आना है, वहां पर आपको सॉल्यूशन, खाली नंबर लगाकर नहीं चलेगा काम, और एक्सप्लेनेशन इस बार नहीं चाहिए। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, इस बार एक और शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पिछली बार जो टर्म 1 टर्म 2 हुए थे उसमें बोर्ड की तरफ से एक्सप्लेनेशन डिमांड किया गया था, इस बार एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे पर ऑप्शन में उसे लिखकर आएंगे Q1 Q2 लेस देन 0, जैसे यहां पर है। ये कहां से आया, तो एनसीईआरटी में हमने मार्क किया हुआ, आपको कलर कोडेड एनसीईआरटी जो प्रोवाइड की है, आप देखेंगे कि उसमें ऑलरेडी पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। तो यहां से ये पूछा गया, पेज नंबर मैंने मार्क कर दिया, एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इज v। तो पोटेंशियल कितना होगा उतनी ही दूरी पर इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन जहां पर आगे आपको सीधे क्लिक करना चाहिए माइंड में, 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। तो हम जानते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा तो इक्वी डिस्टेंट होगा दोनों चार्जेस से, तो पोटेंशियल 0 होगा, तो आंसर होगा 0। हाँ, अब ये क्वेश्चन डिफरेंट सेट में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। हम जानते हैं अगर पोटेंशियल की जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेते तो एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है शॉर्ट डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर जितना होता है उसका डबल होता है अगर डिस्टेंस सेम है। तो वो कंसेप्ट आपको साथ में दोहराते हुए चलना है। तो यहां से यह आया है, द पोटेंशियल इन द इक्वेटोरियल प्लेन थीटा इक्वल टू π/2 की वजह से हो जाता है 0। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टेम्परेचर T की डिपेंडेंस दिखाइए रेजिस्टिविटी मटेरियल A और मटेरियल B। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि मटेरियल A कौन सा है, मटेरियल B कौन सा है। तो अब इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ किस तरह का आता है और कंडक्टर, गुड कंडक्टर के लिए ग्राफ किस तरह का आता है। तो इसकी जो डिटेल एनसीईआरटी में है, पहले तो आप देख लीजिए आंसर जो है करेक्ट है सेकंड वाला, यानी A जो है जर्मेनियम है जिसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घट रही है, B जो है कॉपर है जिसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रही है। और ये ऑलरेडी एनसीईआरटी जो आपको दी है उसमें कलर कोडेड एनसीईआरटी में मार्क किया हुआ रेड से, मतलब इसको आपको पक्का तैयार करना है। इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं, ना केवल बोर्ड में, कंपटीशन में भी बनते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट। पेज नंबर 104 है एनसीईआरटी पार्ट 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 2 कंसेंट्रिक एंड कोप्लानर सर्कुलर लूप्स हैं। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो ये एक सर्कुलर लूप, कोप्लानर, एक लूप की रेडियस कम है एक की ज्यादा है ऑब्वियसली, और जो रेशियो है वो दिया हुआ है 2:3। मतलब अगर मैं इसको R1 मान लेता हूं, इसको मैं R2 मान लेता हूं, तो हमारे पास ये डिटेल अवेलेबल है। R1/R2 इज 2/3 और करंट जो है वो लूप कैरी कर रहा है 9 एम्पियर इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा वाला, बड़ा वाला, 9 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। तो आपको पूछा है मैग्नेटिक फील्ड 0 चाहते हैं हम सेंटर O पर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो जो छोटा वाला लूप है जिसका नाम है लूप P, बड़े वाले लूप का नाम है लूप Q। तो उसमें करंट, ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो क्लॉकवाइज होगा तो अंदर की तरफ। तो क्लॉकवाइज में हमारे पास यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी भी लगा सकते हैं। कोई बच्चा मान लो कम पढ़ा है, उसने तैयारी उसकी बहुत अच्छी नहीं है, कम जानता है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी लगाता है तो ये वाला ऑप्शन बाहर हो जाता है थर्ड, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज है और हमारे जवाब में क्लॉकवाइज आना चाहिए। फिर 9 एम्पियर तो वहां पर है तो ये ऑप्शन भी बाहर हो जाता है क्योंकि रेडियस अलग अलग है और फॉर्मूला हम जानते हैं μ0I/2r, इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसके बेसिस पर अब 2 ऑप्शन बचे, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसमें आपको कैलकुलेट करके देखना होगा 2/3 के रेशियो के हिसाब से, तो सीधे आंसर आ जाता है। सॉल्यूशन इसका आपको नहीं दिखाना है, सीधे आंसर ही लिखना है। तो I/R का रेशियो में इक्वल करना है, IP/RP इक्वल टू IQ/RQ करते हैं तो आपको सही आंसर मिल जाता है, जो कि है फोर्थ, 6 एम्पियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन क्वेश्चंस को करने में कितना समय लगना चाहिए, हार्डली 1 मिनट। 1 मिनट में आपको ये खत्म करना है।
इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा बच्चों, एनसीईआरटी में कहां पर है ये मैंने मार्क कर दिया है ना। इसकी जो पीपीटी जब आप देखेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग स्ट्रेट वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए कैरीज ए स्टेडी करंट आई, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि सिचुएशन कुछ इस तरह की है। ये जो वायर है ये करंट कैरी कर रहा है एंड करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम जानते हैं डीसी पूरे वॉल्यूम में फ्लो होती है और एसी सरफेस पर फ्लो होती है, जिसको हम स्किन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो एसी की बात नहीं है, डीसी की बात कर रहे हैं। तो इस वायर की रेडियस ए है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है टोटल आई। तो अब आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंट a/2 अबोव द सरफेस। ऊपर जा रहे हैं a/2, ये पॉइंट हुआ P1, तो a प्लस a/2 उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? अगर मैं उसको R1 से दिखाऊं तो वो डिस्टेंस होगी 3a/2। और कहा जा रहे हैं अबोव द सरफेस एंड बिलो इट्स सरफेस, a/2 बिलो इट्स सरफेस। तो यहां कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों को, जैसे a/2 बिलो इट्स सरफेस, तो इसी सरफेस की बात की जा रही है, ये आपको समझना होगा। अगर किसी ने रेफरेंस ले लिया दूसरी सरफेस को और a/2 बिलो यहां से गए, ऐसे सिचुएशन में तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होना है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो आपका आंसर 1:1 आ जाता है उस केस में। तो आपको समझना है एक ही है रेफरेंस सरफेस यानी ऊपर की सरफेस, तो यहीं से a/2 नीचे आ रहे हैं हम, तो वो जो डिस्टेंस है R2 वो बनेगी a/2, और इस डिस्टेंस के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो आंसर है वो आएगा 4:3। तो इस क्वेश्चन का मैंने एक और वर्जन बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूं। एनसीईआरटी में कहां से लिया है वो भी मैं दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन का एक और वर्जन ये है कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं, मैंने स्टार लगा दिया 5 स्टार। जो सीबीएसई ने दिया है वो पिछला फॉर्मेट है, ये मैंने चेंज किया है बिलो इट्स सेंटर और एक्सिस। तो एक और वर्जन ये हो सकता है बच्चों कि ये जो है वायर हो गया और इसके सेंटर या एक्सिस से अगर हम जा रहे हैं a/2 नीचे, तो ये पॉइंट P2 है हमारा, a/2 नीचे पॉइंट P2। तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन अलग होगी, अपोजिट होगी, जितना मैग्नेटिक फील्ड इससे a/2 ऊपर होगा। हालांकि जवाब ये वाला ही आएगा 4:3। तो 3 अलग अलग सिचुएशन में मैंने आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करके बताया, पर इसका बेस क्या है, ये कहां से लिया गया है कंसेप्ट, और उस पर अलग तरह से भी सवाल बन सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको अच्छे से तैयार करना है, एग्जाम्पल 4.8। और ध्यान रहे जब भी आप एग्जाम्पल 4.8 कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1.13 करना ना भूलें, सॉल्व एग्जाम्पल 1.13, क्योंकि दोनों में सिमेट्री है। एक को समझकर दूसरे को समझना बहुत आसान है, और वो भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो उसको जरूर कर लें। तो फॉर्मूला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये फॉर्मूला, जिस पर वो क्वेश्चन बेस्ड था। नेक्स्ट पे आते हैं 6th क्वेश्चन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड, तो उसकी परमेबिलिटी का क्या होने वाला है? तो परमेबिलिटी की हमें बात करनी है, बढ़ेगी घटेगी क्या होगा? बच्चों इसके लिए आपको हिस्टेरेसिस लूप का आइडिया होना चाहिए, तभी जवाब दे सकते हो। हालांकि सीबीएसई ने हिस्टेरेसिस, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस को सिलेबस में नहीं रखा है, पर इसका जवाब तो आपको हिस्टेरेसिस लूप से ही मिलेगा, जिसको हम बोलें पूछा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी H को हम बढ़ा रहे हैं, परमेबिलिटी का क्या होगा? परमेबिलिटी होता है रेशियो B/H। तो ये जो हिस्टेरेसिस लूप होता है इसका स्लोप B/H के बराबर होगा, वो परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और वो स्लोप हम देख पा रहे हैं कि पूरे टाइम सेम नहीं है। तो यहां से हमें जवाब मिलता है कि ये जो परमेबिलिटी है घट जाएगी अगर हम H को बढ़ा रहे हैं। अब ये कहां लिखा हुआ है, ये कहां से क्वेश्चन बन के आया है? पहला बात तो आंसर देख लीजिए, डिक्रीजेस। लॉजिक क्या है, कहां से बनकर आया? लॉजिक मैंने समझा हिस्टेरेसिस लूप से हम इसको समझेंगे, और क्वेश्चन यहां से आया स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कई बच्चे पूछते हैं क्या सर हमें एडिशनल एक्सरसाइज भी करनी है? डेफिनेटली एडिशनल एक्सरसाइज में जो कंसेप्चुअल कंटेंट है वो बहुत काम का है, उस पर हर साल क्वेश्चन बनते हैं। और मजे की बात देखिए, आप ऑलरेडी कलर कोडेड एनसीईआरटी में हमने इसको रेड से मार्क करके आपको एडवांस में दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, और ये पेपर तो बाद में आया है।
जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये कलर कोडेड एनसीईआरटी में रेड से मार्क था डी वाला, तो डी वाला पार्ट ये है। इससे आगे चलते हैं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 7 कि आयरन कोर कॉइल है जैसा हम देख रहे हैं। तो यहां पर आप इमेजिन कीजिए ये आयरन कोर लगी हुई है, हालांकि सीबीएसई ने ये डायग्राम में नहीं दिया, पर आप ये मान के चलिए आयरन कोर लगी हुई है सीरीज में, और इसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब है एल डिक्रीज होगा, एल डिक्रीज होने का मतलब है ओमेगा एल, यानी एक्सएल डिक्रीज होगा, एक्सएल डिक्रीज होने का मतलब जेड डिक्रीज होगा, और जेड डिक्रीज होने का मतलब है बच्चों करंट बढ़ जाएगी, और करंट बढ़ जाएगी तो बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीजेस। अब ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल पर बेस्ड है। कौन सा सॉल्व एग्जांपल है मैं आपको दिखा रहा हूं पेज नंबर 244 पर यहां पूछा कुछ और है। यहां पर आयरन रॉड इंसर्ट कर रहे हैं जबकि उधर आयरन रॉड को बाहर निकाल रहे हैं। तो इस तरह के वेरिएशन आपको अपने आप लगाकर आंसर में क्या चेंज होगा वो प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, तो बात बनेगी। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है अपनी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब यहां पर फिर से एक ट्विस्ट है, इसको समझ लेना। नॉट ट्रू पूछा गया है, इस पर गौर करें। तो दिमाग में इस बात को बैठा लें क्योंकि हम सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो नॉट ट्रू इसमें से कौन सा गलत है? अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप जैसे ही प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं आपको क्लिक करता है कि इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं वो पैरेलल नहीं होते, क्योंकि आपको पता है जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो है E क्रॉस B, तो ये पैरेलल नहीं हो सकते। तो यही ऑप्शन गलत है। सो करेक्ट आंसर इज 8th का 4th। कहां से लिया है? इसी डायग्राम से भी आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों। 2 नंबर में पूछ लिया जाता है along with equations of electric and magnetic field, so you have to prepare it. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन बनाया है, फिर से ये बेस्ड है सॉल्व एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी पर। तो एक रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर और इलिप्टिकल लूप है, सभी एक्स वाई प्लेन में है। आप इमेजिन कर लीजिए, डायग्राम को बनाना है, बनाकर देख लीजिए। ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन, एक्स वाई जेड डायरेक्शन वहां पे आप दिखा लीजिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में कांस्टेंट नहीं रहेगा ये पूछा है, विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, और उसके हिसाब से आपको चुनना है। तो अगर आपको कंसेप्ट याद रहा है जो ईएमआई में आपने क्वेश्चन देखा था, तो वास्तव में ये शेप मैटर कर रहा है, यानी सही जवाब क्या है? सर्कुलर एंड इलिप्टिकल लूप। क्यों, कहां से लिया है क्वेश्चन? याद आ गया होगा आपको ये डायग्राम। जब ये रेक्टेंगल बाहर निकल रहा है तो जो चेंज होने की रेट है वो यूनिफॉर्म है, यानी शेप की वजह से। जबकि जब सर्कल बाहर निकलेगा तो शुरू में एरिया कम है, फिर बीच में एरिया ज्यादा होगा, फिर बाद में एरिया फिर से कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से वेरिएशन आएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो एनक्लोज कर रहा है, एनकम्पास कर रहा है, जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स उससे एसोसिएटेड है वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो यहां आप देख सकते हैं ऑलरेडी कलर कोडेड एनसीईआरटी में ये मार्क करके दिया हुआ है, आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है हमने। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है। पार्ट डिफरेंस जो है सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन 2 इंटरफेयरिंग वेव्स। बच्चों इस बार जो डेरिवेशन है वाईडीएसी में फ्रिंज विड्थ का, वो आपके सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई में नहीं है ना, आरबीएसई वगैरह और दूसरे बोर्ड में तो है। तो 1/8 ऑफ द वेवलेंथ, यानी पाथ डिफरेंस दिया आपको λ/8, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप फेज डिफरेंस निकालेंगे। हमें पता है लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग 2π होता है, तो λ/8 के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा π/4। तो π/4 की वैल्यू अब आपको चाहिए, ठीक है, पर उसे किस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेगी बच्चों। कैसे देखते हैं, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला है रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब यहां पर जैसे मैं 5/2 रखता हूं, हमें कंपेयर करना है ना इंटेंसिटी को एट दिस पॉइंट टू द सेंटर।
तो सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पे जो इंटेंसिटी हम जानते हैं 4I0, जहां पे I0 इंडिविजुअल सोर्स की इंटेंसिटीज है। तो 4I0 cos स्क्वायर 5/2 में फाई की वैल्यू जब मैं रखूंगा इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है, तो मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। π/4 तो पहले ही है, π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, और 5/2 कर दूंगा तो ये 44 का आधा 45 डिग्री होता है, 45 का आधा 22.5 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहां पर थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री आपको लगाकर कैलकुलेशन करनी होगी। हालांकि टेबल ऑन डिमांड दे दी जाती है एग्जाम में, पर ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिना टेबल के। और जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो यहां देख रहे हैं आंसर पास ही है, 0.80 भी अवेलेबल है, 0.85 भी अवेलेबल है। तो 0.85 के पास ही 80, तो डायरेक्ट इसमें अंदाजा लगाने पे गड़बड़ हो सकती है। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको। तो सही ऑप्शन है 0.85। तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि इस पेपर में ऐसे 2 सवाल पूछ लिए गए हैं जिसमें आपको 5/2 निकालना पड़ रहा है, यानी 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ रही है। ऐसे कहें 30 का आधा कह दें। ये मैंने बताया कि एनसीईआरटी में कहाँ है, और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है। 10.5 पेज नंबर 383 पर है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, इसको जरूर अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, आसान सवाल है। वर्क फंक्शन फाई आपको दिया हुआ है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी, हम जानते हैं फाई इक्वल टू HC/λ0। तो λ0 हम यहां से निकाल सकते हैं। अब HC की वैल्यू जो कंपटीशन में आपको बोला जाता है 1240 एंगस्ट्रम में लेना है तो कितना लेना है, 124 लेना है, नैनोमीटर में लेना है कितना लेना है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो और इसका रिजल्ट निकाल सकते हो बहुत इजीली। सो करेक्ट आंसर आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 3000 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम, वो आपको दिया हुआ है। इसको एनसीईआरटी में A0 से दिखाया गया बच्चों। और थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि R' इज A टाइम्स n स्क्वायर, या प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पे चलते हैं, प्रोपोर्शनल टू AN²। तो 3 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं 9 हो जाएगा, तो 9 टाइम्स मुझे लेना है। तो इसमें से आप चुन सकते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है आपका। यहां से ये रहा फॉर्मूला, Rn इज प्रोपोर्शनल टू n², और जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे, या मैंने मार्क नहीं किया, ये आ जाएगा 4.77 10⁻⁻10। कैसे 9 5 जा 45, उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस इज नॉट ट्रू। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज पूछी जाती थी प्रीवियस ईयर्स में, अभी आपसे पूछ लिया कौन सा स्टेटमेंट गड़बड़ है। तो कौन सा स्टेटमेंट गड़बड़ है, जैसे ही हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 2, उसमें लिखा है न्यूक्लियर फोर्स मच वीकर, तो यही आपका माथा ठनकना चाहिए, नहीं ये स्ट्राइक करना चाहिए। हमने तो पढ़ा है न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, तो यही गलत है बच्चों। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। कहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यहां पे मैंने मार्क कर दिया है पेज नंबर 445 पर, और कलर कोडेड एनसीईआरटी में ऑब्वियसली आपको पहले से मार्क करके दिया है, यानी पूरा पेपर तो कलर कोडेड एनसीईआरटी में आउट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V1 इज 40 वोल्ट, देन रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V2 इज। ये अच्छा सवाल है बच्चों, बोर्ड में पहली बार देखने को मिल रहा है। पहली बात जो आपको यहाँ प्रेडिक्ट करनी है वो ये कि ये वोल्टेज सोर्स है और ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, जो बिना कुछ लिखे दी जाती है, वो आरएमएस वैल्यू होती है। हालांकि इस पे बहस हो गई थी नीट में जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वहां पे एनटीए ने अलग जवाब दे दिया था, पर यहां हम आरएमएस वैल्यू मानकर ही करेंगे और उसी से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमारे पास फॉर्मूला है V रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। अब VL माइनस VC ऑलरेडी दिया हुआ है, V1 की रीडिंग 40 वोल्ट है, तो मैं यहां पर 40 का स्क्वायर लिखूंगा
और ये मुझे पता करना है VR², और यहां पर मैं लिखूंगा 50। अब थोड़ी भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपने की है तो आपको दिख रहा होगा ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेट भी बन रहा है, तो जो आंसर आ रहा है आपका सीधे सीधे आप टिक कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए भी, अगर आपको प्रैक्टिस है और अंदाजा है कि आंसर कैसे आ रहा है। ये तो ट्रिपलेट बन रहा है, तो 30 वोल्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 15th, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्सिस शोन इन फिगर। पोटेंशियल दिया हुआ है और ग्राफ जो है उसमें पूछा है, यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज करूंगा जो CBSE ने पेपर दिया, लिखा है इन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम जानते हैं कि क्या रिलेशन होता है, रिलेशन होता है E इक्वल टू -dV/dr। सभी लोग जानते हैं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही ग्राफ है, अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को भूल जाऊं तो फर्स्ट ऑप्शन बनता है, पर अगर मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा, लेंजेस लॉ के हिसाब से बोल दें, लेंजेस लॉ तो यहां नहीं लग रहा है, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इस माइनस साइन को छोड़ देते हैं कि उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल स्टीपेस्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जिसमें सबसे ज्यादा घटता है पोटेंशियल, ऐसे पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो इस माइनस साइन को अगर ड्रॉप कर दे मैग्नीट्यूड लिखा हुआ उसकी वजह से, तो हमारा आंसर हमारे दिमाग में आता है कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बट इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है फर्स्ट, यानी उन्होंने लिख तो दिया मैग्नीट्यूड पर माइनस साइन को नेग्लेक्ट नहीं किया। तो माइनस साइन को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तभी क्या होगा, यहां पर स्लोप है पॉजिटिव, तो यहां पर ये नेगेटिव आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर जितने टाइम में स्लोप कांस्टेंट है, सॉरी स्लोप 0 है, यानी वोल्टेज कांस्टेंट है, तो dV 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से 4 तक 0 हो गया। तो आप समझ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें शिफ्ट देखने को मिला है। मैग्नीट्यूड वर्ड नहीं होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो यहाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन 1 लेवल, यानी मैंने आपसे कहा था 16, 17, 18, ये 3 सवाल आपको AR मिलने वाले हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन आपके पेपर में। तो AR क्वेश्चन आपको पता है ABCD का मतलब क्या होता है, यहां फिर से आप पढ़ सकते हैं। A का मतलब क्या है, दोनों करेक्ट, B का मतलब A करेक्ट, B भी करेक्ट पर R करेक्ट, रीजन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, और C ऑप्शन A सही है पर R रीजन गलत है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन डोपिंग। तो हम जानते हैं डोपिंग की ही इसलिए जाती है कि कंडक्टिविटी बढ़ाई जाए, यानी असर्शन सही है, ट्रू है। डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर। तो अभी यहाँ पे दिमाग में एक बात खटकती है कि एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, पर पी टाइप जब बनाते हैं हम और हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं ट्राइवेलेंट, तब तो होल्स बढ़ते हैं, यानी रीजन रॉन्ग है और इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलता है। सो इसका करेक्ट आंसर हुआ बच्चों सी, ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट अगला सवाल जो है वो है, असर्शन है, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द separation small d between coherent sources as well as the distance capital D of the screen from the coherent sources both are reduced to 1/3, then new fringe width। तो fringe width का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मैं समझता हूं याद होगा, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो जब दोनों को ही 1/3 कर दिया तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो गया, तो अब कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो रीजन दिया है फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी। तो आप देख सकते हैं फ्रिंज विड्थ जो प्रोपोर्शनल है, अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, उसी वजह से इस तरह से पूछा गया है, वो डी बाई डी है, ये डी बाई डी, छोटा डी बड़ा डी उल्टा जा रहा है, नहीं रीजन गलत हो गया, इसलिए हम बनाएंगे ऑप्शन सी कि असर्शन तो सही है पर रीजन फॉल्स है। तीसरा एआर क्वेश्चन हमारे सामने है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हैव ए स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जीज। इसका मीनिंग समझिए पहले तो। हैव ए स्प्रेड का मतलब क्या है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है? जवाब है नहीं होती है। कोई इलेक्ट्रॉन अंदर से निकला, अंदर की लेयर से निकला है, कोई बाहर बिल्कुल सरफेस से निकला है। जो सरफेस से निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि उसको निकलने में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ी है। जो अंदर से आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो एक रेंज में काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है, ये हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते वक्त। यानी असर्शन तो सही है बच्चों,
रीजन की बात करते हैं, इसका कारण क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम इनसाइड, जो अंदर से आ रहा है मेटल सरफेस, इज लॉस्ट इन कॉलिजन विद द अदर एटम्स इन द मेटल। यहां लिखा है एटम्स, मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हम यहां पर रेस कर सकते हैं, एटम्स नहीं। हमने पढ़ा भी था जब हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, तो वो जो इलेक्ट्रॉन टकराता है वो टकराता है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस से, तो वहां जो आयंस मौजूद है उनसे टकराएगा। अब आयंस को अगर एटम्स कह दे देन इट इज ओके। तो एटम्स टर्म एनसीईआरटी में ढूंढेंगे, हमें नहीं मिलती है, तो एटम्स टर्म पे ऑब्जेक्शन है। हालांकि ठीक है, बाकी सब कुछ अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या आयंस मान लेते हैं तो रीजन इसका करेक्ट रीजन है, उसी की वजह से एनर्जी उसको लूज करनी पड़ती है, तो बाद में उसके पास एनर्जी कम बचती है। तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए बना देंगे हम इसके लिए। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, यानी अब हम आ गए हैं सेक्शन बी पर। तो ये 2 नंबर वाले सवाल स्टार्ट हो गए, 7 सवाल हैं 2 नंबर के आपके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ, तो आप कंफर्टेबल हो सकते हैं क्योंकि फैमिलियर क्वेश्चंस अब आ गए। लैम्डा 1 सूटेबल फॉर रडार सिस्टम। बच्चों रडार में हमने पढ़ा तो था कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, पर कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी लॉन्ग डिस्टेंस रडार की बात आएगी तो हम लॉन्ग डिस्टेंस रडार की बात कर रहे हैं। बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस रडार, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर यूज करते हैं तो रेडियो वेव्स यूज करते हैं, अदरवाइज हम इसमें माइक्रोवेव्स यूज करते हैं। तो आपको इसको पहचानना है, ये कौन सी है, माइक्रोवेव है। फिर लैम्डा 2 यूज टू किल जर्म्स, तो ये यूवी है, अल्ट्रावायलेट। एंड लैम्डा 3 यूज टू इंप्रूव विजिबिलिटी इन रनवेज ड्यूरिंग फॉग एंड मिस्ट, दूर तक देखना है, जिससे हम चाहते हैं स्कैटरिंग ना हो। हालांकि स्कैटरिंग सीबीएसई ने सिलेबस से हटा रखी है, पर कंसेप्ट आ रहा है, यानी ओवरऑल आपको फिजिक्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कुछ हटाया हुआ है उसको पढ़ना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। तो ड्यूरिंग फॉग एंड मिस्ट कंडीशन आइडेंटिफाई द नेम, तो ये तीसरा जो पार्ट है बच्चों ये है इंफ्रारेड। तो अब स्पेक्ट्रम में आपको पता है इंफ्रारेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी या माइक्रोवेव की सबसे ज्यादा होगी, तो हमें पता है रेडियो के बाद माइक्रो आती है सीधे, और वेवलेंथ घटते क्रम में रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, तो उसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है, यहां लिखा है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वेवलेंथ का असेंडिंग ऑर्डर, इसका विशेष ध्यान रखना है। खाली ग्रेटर देन लेस देन सिंबल आप लगा देते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। आपको लास्ट में लिखनी होगी माइक्रोवेव, यानी लैम्डा 1 लास्ट में ही आएगा, सबसे बड़ी वेवलेंथ वाली सबसे लास्ट में लिखनी है, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो बस वो देखता है कि सीक्वेंस क्या है, कोई नहीं देखता कि आपने ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल सही लगाया हुआ है या गलत लगाया हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन यहां पे ये है माइक्रोवेव, देन अल्ट्रावायलेट, देन इंफ्रारेड, असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया तीनों को, आधा आधा नंबर उसका है, फिर असेंडिंग ऑर्डर जमा के दिया, तो आंसर आपको लिखना भी ऐसे ही है एग्जाम में। तो ये इस तरह से 2 नंबर आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, माइक्रोवेव, जैसा मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मॉडिफाइड, जैसे हम डायग्राम देखते हैं याद आ जाता है हमको, हाँ ये तो देखा हुआ है, जिन्होंने एनसीईआरटी के पेज पलटे हैं देखा हुआ है आपने। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मॉडिफाइड एज शोन इन फिगर व्हेन 2 स्पेसिमेन ए एंड बी आर प्लेस्ड इन इट। तो इस साल वापस से जोड़ दिया है, पैंडेमिक के केस में हटा दिया था, 2 साल हटा के रखा था इसको, डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अभी हमें दिख रहा है लाइंस बाहर निकल के जा रही हैं, तो ये डायमैग्नेटिक है, इसमें अंदर से जा रही हैं, तो 2 सिचुएशन बनती है, पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, फेरोमैग्नेटिक भी हो सकता है। पर सीबीएसई ने जो आंसर दिया है, अच्छा सवाल जो पूछे हैं देखो, आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन ए एंड बी, हमने पहचान लिया। हाउ इज द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, काई के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट किस तरह से होगी। तो हमें पता है पैरा की ससेप्टेबिलिटी स्मॉल पॉजिटिव होती है, डाया की ससेप्टेबिलिटी स्मॉल नेगेटिव होती है, और फेरो की ससेप्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, थाउजेंड्स के ऑर्डर की होती है। तो बच्चों इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ए डायमैग्नेटिक, बी पैरामैग्नेटिक। अच्छा सीबीएसई ने ये नहीं दिया ऑप्शन में, पर अगर आप सोचकर देखें फेरोमैग्नेटिक में भी लाइंस अंदर से जाना प्रेफर करती हैं क्योंकि इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है। तो पहले के जो आंसर्स थे, मतलब प्रीवियस ईयर्स में भी इस तरह के सवाल पूछे गए, और वहां पर सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में ऑप्शन भी दिया था, इसलिए मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक लिखना गलत नहीं होगा, हालांकि सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में इस बार फेरोमैग्नेटिक ऑप्शन नहीं दिया है। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ए की स्मॉल एंड नेगेटिव होगी क्योंकि डायमैग्नेटिक है, और बी की स्मॉल लिखा हुआ है सीबीएसई ने, पर अगर वो फेरोमैग्नेटिक है तो लार्ज हो जाएगी पॉजिटिव में। तो ये आपको समझना है।
अगला 2 नंबर का सवाल, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ फेरस, एल्यूमिनियम की इतनी दी हुई है। तो आपको सीधे याद आ जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको काम में लेना है, R इक्वल टू R0 a रेज़ टू पावर 1/3। इससे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट जो अगला क्वेश्चन है, और में शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट को कैसे इंटरप्रेट करना है आपको, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस मतलब इंफिनिटी से किस में जाएगा, अगर लाइमन सीरीज है तो 1 में जाएगा, और बामर सीरीज है तो n इक्वल टू 2 में जाएगा। तो प्रेडिक्ट करके आप इनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। कहां पर दिया हुआ ये फॉर्मूला, ये एनसीईआरटी में मैंने मेंशन कर दिया है, और ऑलरेडी कलर कोडेड एनसीईआरटी में आपको रेड से मार्क करके दिया हुआ है, जो आपने पक्के से तैयार किया होगा पेज नंबर 441 पर। ये इसका सॉल्यूशन है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। इसमें आपको ना तो लॉग की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि 27 125 आप जानते हैं 5 125 हो जाता है, इंटू करेंगे तो, और 3 3 जा 9 3 जा 27। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन इसकी है। अच्छा, नीचे जो दूसरा है और वाला, उसकी कैलकुलेशन भी सिंपल है, so you can do this। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22, क्वेश्चन नंबर 22। बाय कॉन्वेक्स लेंस है, मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, उसको हमने पानी में डाल दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो हम देख रहे हैं लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, पानी का ज्यादा है। तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है थ्योरी में, कंसेप्ट सीखा है कि कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव जैसे बिहेव करेगा, डाइवर्ज करना शुरू कर देगा, और कॉन्केव तो कॉन्वेक्स की तरह। अब यहां पर लिखा है जस्टिफाई, आपको इसका मतलब समझना है, यानी सपोर्ट में यू हैव टू गिव द कैलकुलेशन। तो कैसे इसका जवाब आपको लिखना है, आपको यूज करना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करके जब आप इसको सॉल्व करते हैं, n21 यानी n2/n1 की वैल्यू डालते हैं। ये तो मैंने रेफरेंस दिया एनसीईआरटी में, कहां से पूछा है ये आपको मैं दिखा रहा हूं सॉल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, हम देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या आ गई, μ-1 करेंगे तो नेगेटिव में आ गई, और नेगेटिव में आ गए तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई, और फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव होती है, जो कि कॉन्केव लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा एज कॉन्केव लेंस, डाइवर्ज करने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, फिगर शोज ए पीस। बच्चों ये कई बार आया है प्रीवियस ईयर्स में, अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको क्लियर होना चाहिए। फिगर में आप देख रहे हो ये सेमीकंडक्टर है, बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन। तो यहां पे हमने क्या किया हमने क्वेश्चन को इसमें हीटेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसको अगर मैं गर्म कर रहा हूं तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। सेमीकंडक्टर गर्म करने पर उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो गया है, हम चाहते हैं अमीटर की रीडिंग बनी रहे, सेम रहे। तो ऑब्वियसली जो करंट बढ़ गई थी उसको घटाने के लिए आपको इसको बढ़ाना होगा रियोस्टेट से। तो सही जवाब है बढ़ाना होगा। टू कीप द रीडिंग ऑफ अमीटर कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ आर शुड बी इंक्रीज्ड। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है और में, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल बैरियर वर्सेस विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से है। अनबायस्ड डायोड इज शोन इन ग्राफ ए, ये अनबायस्ड है। अब इससे कंपेयर करके आपको बताना है कि बी और सी जो हैं सॉरी, आपको बताना है कि बी और सी में जो बायसिंग है और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो यहां देख रहे हैं हम, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया है, कब बढ़ जाता है, रिवर्स बायसिंग में। पोटेंशियल बैरियर घट गया है, कब घट जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। उसके हिसाब से एक्सप्लेन करते हुए हम आंसर लिखेंगे 2 नंबर के हिसाब से। बी रिवर्स बायस्ड, टू दी पॉइंट लिखना चाहिए आपको। इन द केस ऑफ रिवर्स बायस, पोटेंशियल बैरियर हायर बिकम्स हायर, और सी जो है वो फॉरवर्ड बायस, उसमें पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है। नेक्स्ट, नैरो स्लिट को आपने इल्यूमिनेट किया, पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, वेवलेंथ जो है 6000 एंगस्ट्रॉम में। डेटा को अंडरलाइन कर दें। एंगुलर विड्थ जो है सेंट्रल मैक्सिमम की डिफ्रैक्शन पैटर्न में, उसको हमने नापा। तो हम जानते हैं एंगुलर विड्थ क्या होती है, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम 2 लैम्डा/a होती है। जब स्लिट को हमने दोबारा इल्यूमिनेट किया, लाइट की वेवलेंथ अब की बार लैम्डा डैश है, आप बोल रहे हैं एंगुलर विड्थ डिक्रीज हो जाती है 30% से। आपको इंटरप्रेट करना है 30% से डिक्रीज होने का मतलब बची कितनी, 70% रह गई। तो फॉर्मूले को 2 बार यूज कर लेंगे, एंगुलर विड्थ के फॉर्मूले को, हमें आइडिया मिल रहा है यहां से, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। सो देखिए सॉल्यूशन, एंगुलर विड्थ 2 लैम्डा/d, डी की जगह हम स्मॉल a भी दिखा सकते हैं उससे भी, और
नई एंगुलर विड्थ जो है वो 70% रह गई है। तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है और मुंह जबानी भी आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, और ये सवाल भी ऐसा है बच्चों, कई बार आया है बोर्ड में, सेम डेटा के साथ आया है। तो फैमिलियर क्वेश्चन आपको लगेगा अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स किए हैं, ये बोर्ड बुकलेट जो हमने प्रोवाइड की है उसको आपने अच्छे से किया है, तो उसमें यहाँ पे अवेलेबल है ये क्वेश्चन सेम डेटा के साथ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है क्वेश्चन, 2 शीट है, आपको पूछा गया है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, 2 प्लेट है और बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा। अब यहां पे क्या इंटरप्रेट करना है, थिन मेटल प्लेट्स। जब ये वर्ड थिन लगा दिया तो आपको यहां पे कंफ्यूजन होता है। मेटल प्लेट्स के लिए हम मानते हैं सिग्मा दोनों साइड में चार्ज होता है, पर जब इनको पास रख देते हैं, आपको कंसेप्ट समझना है बच्चों, अगर ये एक मेटल प्लेट है भले ही थिन हो, तो ये 2 शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव करेगी, पर जब इसके पास लाकर एक और थिन मेटल प्लेट रख दी जाती है तो चार्ज जो रह जाता है, कैपेसिटर जैसा अरेंजमेंट बन जाता है, चार्ज सिर्फ इनर सरफेस पर रह जाता है। कैपेसिटर में ऐसा ही होता है, यानी जो मेटल प्लेट थी वो कन्वर्ट होगी शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव कर रही है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आपको समझना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सॉल्यूशन आप देख लो। बाहर तो कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, 0 होगा। इन द आउटर रीजन ऑफ प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक की वजह से दूसरे की वजह से दोनों को जोड़ा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। उसे क्या आ जाएगा आंसर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 से कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं सेक्शन सी पर बच्चों। ये हैं 3 नंबर वाले 5 सवाल। 26, 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स करंट कैरी कर रहे हैं I1 I2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। करंट्स जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। डेरिवेशन करना है, आपको याद आ गया होगा। शो हाउ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द अदर। सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो अट्रैक्शन होता है। रॉजेट्स स्पाइरल करके एक आर्टिकल आपके ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, समझ सकते हैं उससे आप। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर दिस फोर्स एंड हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। सो इसके लिए मैं बोलूंगा रेफर टेक्स्ट आपके नोट्स में देखिए, एनसीईआरटी में देखिए, ये डेरिवेशन है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। तो डायग्राम बनाने का आधा नंबर है, डेरिवेशन लिखने का 1.5 नंबर है और डेफिनेशन ऑफ एम्पियर उसका 1 नंबर है, और ये प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया है। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर में आपको फैमिलियर डेरिवेशन मिल रहे हैं। द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर इन रेडियस एंड 8.5 ओम रेजिस्टेंस, ये डेटा आपको दिया हुआ है। ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ, जैसे कि यहां दिखाया है। और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है प्लेन के। कैलकुलेट करनी है हमें करंट जो कि इंड्यूस हो रही है। पहले हम ईएमएफ निकालते हैं, ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो करंट मिल जाती है। ग्राफ दिया हुआ है। अब मैं यूं कहूंगा कि सीबीएसई ने वैसे तो कह दिया आर्टिकल 6.8 याद आ रहा है मेरे को, आर्टिकल 6.8 क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट है, ईएमआई में है ये आर्टिकल, और उसके बाद सॉल्ड एग्जांपल है वो भी शायद 6.8 ही है। तो वो सिलेबस में नहीं है, मतलब इस साल नहीं पूछेंगे ये बोला था, पर ये जो क्वेश्चन है ये उसी पर बेस्ड है बच्चों। और हम फॉर्मूला लगाकर कैसे करेंगे, मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये है पेज नंबर 217 पर एनसीईआरटी पार्ट 1 में। तो ये सॉल्ड एग्जांपल है और करंट हम निकाल सकते हैं BLV अपॉन R से। तो जो सॉल्यूशन है इसका, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप हमने कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस d∅dt से निकाला। तो सॉल्यूशन देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लक्स में चेंज, ये ग्राफ से निकाला हमने, फ्लक्स में चेंज और टाइम में चेंज भी हमने ग्राफ से निकाला है। तो इसके बेसिस पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे करंट के लिए, पहले हमने टैबुलेट कर ली उन सारी वैल्यूज को, यानी आप सॉल्व एग्जांपल 6.8 जब देखेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये उसका एक पार्ट है। सो सॉरी, इट विल लुक लाइक दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एसी सोर्स जनरेट कर रहा है वोल्टेज इक्वल टू 0 साइन ओमेगा टी, और इसको हमने कैपेसिटर से जोड़ दिया। बच्चों फिर से डेरिवेशन है, ट्रेडिशनल डेरिवेशन है एसी का, अल्टरनेटिंग करंट का।
तो ये आप आसानी से कर सकते हैं और ये ग्राफ बना के बता सकते हैं। तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप टेक्स्ट रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी से। और ऑप्शन में ये दूसरा डेरिवेशन है, एक इंडक्टर के लिए, एक कैपेसिटर के लिए। तो इसके लिए आपको सिखाया था एली द आइसमैन, यानी इंडक्टर है तो ईएमएफ आगे रहेगा, वोल्टेज आगे रहेगी, करंट पीछे रहेगी π/2 से। और आईसीई कैपेसिटर है तो करंट आगे रहेगी और वोल्टेज पीछे रहेगी। ELI एली इंडक्टर है तो वोल्टेज आगे करंट पीछे, आईसीई आइस कैपेसिटर है तो करंट आगे वोल्टेज पीछे। और वो उसको आपको ग्राफिकली दिखाना आना चाहिए, फेजर और वेक्टर डायग्राम बनाकर दिखाना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, 29th क्वेश्चन, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10^15 हर्ट्ज इंसिडेंट ऑन 3 फोटोसेंसिटिव सर्फेसेस A, B एंड C। और ये ऑब्जर्वेशन हमने रिकॉर्ड किया, सरफेस A से कोई फोटो एमिशन नहीं हो रहा है, सरफेस B से फोटो एमिशन हो रहा है, पर जीरो काइनेटिक एनर्जी, यानी एग्जैक्टली मैच हो गया, यूं कह सकते हैं जितनी एनर्जी लेकर आ रहा है उतनी ही वर्क फंक्शन के बराबर है। और सरफेस सी से फोटो एमिशन भी हो रहा है और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी बच रही है। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेसिस पे हम बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, पार्ट्स में बना दिया, आपके लिए आसान कर दिया है। तो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन मेड पार्ट A and B on the basis of Einstein photoelectric equation we can draw the following conclusion। आपको भी आंसर पॉइंट्स में लिखना है एंड दिस इज द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो सीबीएसई ने प्रोवाइड की है। मिलती जुलती कोई भी लैंग्वेज जिसका अर्थ ये निकलता हो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट और में है, ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट फॉर फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में आपने ऐसा ग्राफ देखा है, आप जानते हैं ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहाँ पर, और यहाँ पर सैचुरेशन करंट सैचुरेट हो गई है, जबकि यहाँ पर हम वोल्टेज लेते हैं। तो आपसे कहा है एक्स और ए को पहचानो, यहाँ पर सवाल दिया है व्हाट डज एक्स एंड ए ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट। तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को और ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल को, वो आपको लिखना है पार्ट ए में। जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे आंसर लिखना है, ए बी सी तीनों के आंसर अलग अलग आएंगे विथ स्लाइट गैप। ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर द 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ν1, ν2 एंड ν3। तो बच्चों आसान है बहुत ही, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ग्राफ दोनों, बस पूछने का तरीका इनका बदल गया है। तो सॉल्यूशन आप देखोगे, देखते आपको याद आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया, ए कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक्स एनोड पोटेंशियल या अप्लाइड वोल्टेज हम कह सकते हैं, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल भी उसको कहते हैं। ये ग्राफ एनसीईआरटी में है और दूसरा ग्राफ आपको ये बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम की वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि हम जानते हैं, हमें रटी हुई है। फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n=3 to n=1 स्टेट इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल ऑफ अननोन वर्क फंक्शन। हमें नहीं पता 50 उसका कितना है, W से भी दिखा सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मटेरियल विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 12 MV² मैक्स दिया हुआ है, यानी देखने में लग रहा है न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमको कैलकुलेट करके निकालनी है। तो इजीली आप कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड ये है, पर इसमें थोड़ा सा फ्यूजन आ गया है कि आपको hν जो एटम्स वाला फॉर्मूला वो यूज करना पड़ रहा है, कहां पर, ड्यूअल नेचर के साथ। सो यू कैन डू इट लाइक दिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल और 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज पास पास रखें तो उनके लिए। तो पहले मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं आपको, फिर वापस इस पे हम आते हैं बचे हुए पार्ट के लिए। तो ये एनसीईआरटी में फिगर है 2.11। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप एग्जाम में सही बनाना चाहते हैं, गलत क्यों कह रहा हूं मैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप दोनों सरफेस छू रही तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर है, 2 डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ गलत है एनसीईआरटी में भी और सॉल्यूशन में भी गलत दे दिया गया है। प्लस यहाँ पर थोड़ी सी सिमेट्री आनी चाहिए, एसेंट्रिसिटी दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो अगर प्रैक्टिस करके आप डायग्राम बनाते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, ये है कि आपके दोनों हाथ में लड्डू, अगर आप ये गलत वाला डायग्राम भी बना देते तो भी आपको नंबर तो पूरे मिलने वाले हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है डायग्राम में क्या गड़बड़ी है तो सही करके बनाएं, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा बना देंगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। सेकेंड पार्ट, 2 आइडेंटिकल, बी पार्ट, in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area दिया हुआ है, separation distance दी हुई। तो
डी भी है, ए भी है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एप्सिलॉन 0 A by D, फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा। सेकंड, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट, Q इक्वल टू CV से निकाल लेंगे। हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ K इक्वल टू 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains connected। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा, remains connected and is disconnected। तो फर्क क्या पड़ता है, कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम रहती है, डिसकनेक्टेड है तो चार्ज सेम रहता है, चार्ज आ या जा नहीं सकता। तरीका ये बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लो, फॉर्मूले आपको आइडिया है, और सॉल्व करके फिर इसका सॉल्यूशन देखो यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और वेरीफाई कर लो क्या आपने सही किया है। सही किया है मतलब उस चैप्टर की नॉलेज आपकी परफेक्ट है। बहुत ही मतलब ये मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, इनको हम हाई लेवल नहीं बोलेंगे, लो लेवल भी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। सो यू कैन डू इट लाइक दिस। जो और वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, -Q, कैपिटल Q, -Q, उनको इक्वल डिस्टेंस पर रखा गया स्ट्रेट लाइन पर, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की वो 0 है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला KQ1 Q2/R वो लगाया हमने, 0 है। तो आपसे पूछा है रेशो क्या होगा, तो आपको ये अरेंज करना है, डायग्राम बनाना है, और पोटेंशियल एनर्जी को 0 रखना है, आपको रेशो मिल जाएगा। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, रेडियस R, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेरिवेशन है जो आप गॉस लॉ के एप्लीकेशन में करते हैं। ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग, इसी के लिए आपको ग्राफ बनाना है। तो मैं सीधे सॉल्यूशन दिखाता हूं, आपको याद आ जाएगा ना। सॉल्यूशन दिखाया मैंने आपको, तो Q/Q यहाँ पे 1/4 आ रहा है। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 किया, यहाँ से हमें Q/Q मिल गया, और ये वाला डेरिवेशन है, आप पहचान पा रहे होंगे। और फिर उसके लिए जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इनसाइड हमें पता है 0 रहता है, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। जो CBSE ने आंसर दिया उसमें यहाँ पे टच कर दिया, एक्चुअल में आपको ध्यान रखना है यहाँ टच नहीं होगा। अगर ये लाइन ऐसे है तो ये बिना टच किए जाएगी, यहाँ पे टच नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्लेन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेरिवेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी 35 सवाल में से क्वेश्चन नंबर 35 एंड 34 केस स्टडी बेस्ड है। अभी हम 5 नंबर वाले सवालों पे आ गए हैं बच्चों। तो 5 नंबर में आपको ये डेरिवेशन सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला भी करना है, और इसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटर रेजिस्टेंस निकालना। नया पार्ट जो जोड़ा है, जो आपको समझना है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया पॉइंट ए और बी के बीच। तो इसका क्या तरीका रहेगा वो देखते हैं। पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका एक्सप्रेशन I = NE/VD आपने डिराइव किया, फिर आपने सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़कर अलग अलग ईएमएफ वाले सेल को इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम मतलब थ्योरी में दिया हुआ है पूरा, और आपके नोट्स में भी आपको मिलेगा, नहीं तो आप यहां से देख सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम लिखते हैं ईएमएफ माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस, V = E - I × R, E - I × R। यहां लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे चले गए। अगला क्वेश्चन है और में, स्टेट द 2 किरचॉफ्स रूल्स यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड एक्सप्लेन देम। डायरेक्ट डेरिवेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो केवीएल केसीएल आपको बताना है, एग्जांपल के साथ बताना बच्चों। डिराइव द इक्वेशन ऑफ द बैलेंस स्टेट इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन। और में है जंक्शन रूल, सॉरी ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन बता दिया हमने। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 33, ग्राफ बनाओ किसका, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस विद फेज एंगल ड्यू टू डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला, आपको डबल स्लिट वाला भी आता होगा, सिंगल स्लिट वाला भी आता होगा। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेरेंस में हम दिखाते हैं सभी फ्रिंजेस इक्वल विड्थ, इक्वल इंटेंसिटी की, तो दोनों साइड हम दिखा देते हैं। पर जब हम डिफ्रैक्शन में दिखाते हैं तो पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पे बनाना है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरा ये न्यूमेरिकल है, बी पार्ट में प्रिज्म वाला न्यूमेरिकल पहले भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन, तो मैं समझता हूँ सॉल्यूशन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से देखकर भी समझ सकते हैं और आपने किया हुआ भी होगा।
जो डिस्कस करना चाहता हूं मैं वो ये, जो बच्चों से भी गलती होती है और सीबीएसई ने जो सॉल्यूशन दिया उसमें भी क्लियर नहीं किया उन्होंने, ये शार्प नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्मूथ, ये जो वेरिएशन दिखाया। तो यहां उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की है, पर ये इन पॉइंट्स पर जो शार्प दिखाया वो शार्प वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है डिफ्रैक्शन पैटर्न का। तो आप ध्यान रखना, आप जब बनाओगे, ये हो गया सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम, देन सेकेंडरी मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, दोनों साइड सिमेट्रिकल बनेगा और ये स्मूथ रहेगा, वेरिएशन शार्प नहीं होगा जैसे यहां पर है, माइंड इट। नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन हो गया उस प्रिज्म वाले क्वेश्चन का जो आप खुद करेंगे, प्योर न्यूमेरिकल है जो पहले कई बार आपने किया हुआ है। फिर और राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफरेंस वाले क्वेश्चन को कंबाइन करके दे दिया है अभी लास्ट में 5 नंबर वाले सवालों में और आगे केस स्टडी बेस में भी। तो बी पार्ट रे ऑफ लाइट, तो इसे भी आपको अपने आप करना है बच्चों, सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन है पीछे जो है। ये सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूं, मार्किंग स्कीम में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, और ये न्यूमेरिकल हम इस तरह से सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्यूशन, अब यहां मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपको साइन 15 डिग्री कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो साइन 15 डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से करेंगे, साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको सोचना है, ये आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है टेबल मिले, हो सकता है टेबल ना मिले। हाँ, कुछ बच्चों को डायरेक्ट भी याद होती है, रटी हुई होती है वैल्यू, तो और बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट रटी वैल्यू आपके काम हो जाएगी। केस स्टडी पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसके लिए यही इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बिना पैराग्राफ पढ़े सीधे क्वेश्चन पे अगर हम चलें, हालांकि पैराग्राफ में जो जानकारी काम की हम पढ़ सकते हैं। पूछा है व्हाई द इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी इज ऑफन कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर व्यूइंग, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट को हम ज्यादा बेहतर क्यों मानते हैं, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में हमारी आइज पर स्ट्रेन नहीं आता, इसलिए हम उसे बेहतर मानते हैं। किससे? नियर पॉइंट से। सेकेंड, इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स मल्टी कंपोनेंट लेंसेज, अब ये जानकारी है जो आपके काम की। मल्टी कंपोनेंट लेंसेज का मतलब क्या है, क्लास में पढ़ाने के दौरान टीचर आपको बताते हैं कि एक्रोमेटिक डबलेट, जिसमें क्रोमेटिक एब्रेशन ना हो, एनास्टिग्मेटिक लेंसेज, एस्टिग्मेटिज्म का डिफेक्ट ना हो, तो इन लेंसेज सिस्टम के डिफेक्ट से बचने के लिए सिंगल लेंस नहीं, लेंसेज का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो आपसे पूछा है एक्सप्लेन करो क्यों, व्हाई, तो आप बता सकते हैं जो वेरियस एबरेशंस हैं या डिफेक्ट्स हैं लेंस सिस्टम में, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए। थर्ड पार्ट है राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, फिर से डिफरेंस पूछ लिया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। आपसे रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में भी पूछते हैं, जैसे यहां पूछ लिया ऑप्शन में देखकर, यानी थर्ड पार्ट में आपको और दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आपको बताना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में डिफरेंस, या फिर आपको बताना है दो डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस या फीचर्स। रिफ्लेक्टिंग टाइप उन्होंने खुद ही कह दिया कि रिफ्लेक्टिंग टाइप बेटर है, नहीं तो कई बार पूछते हैं आपसे ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो इसके सॉल्यूशंस मैं आपको दिखा रहा हूं, पता भी होंगे आपको। ये हमने डिस्कस कर लिया 34 का पार्ट 1, पार्ट 2 भी हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट 3, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व माइन्यूट नियर बाय ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट्स को जो पास रखे हैं, वेयर एज द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जरूरी नहीं आप ये अंतर लिखें, कोई और जो अंतर आपको आता है वो लिख सकते हैं। बी पार्ट, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज लेसर देन दैट ऑफ आईपीस। आप अपर्चर की भी बात कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर छोटा होता है आईपीस से, जबकि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर आईपीस से बड़ा होता है। और जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात है तो क्या एडवांटेज है, ब्राइटर इमेज बनाता है। ये जितने भी दुनिया के बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं वो मिरर बेस्ड यानी रिफ्लेक्टिंग टाइप होते हैं, क्योंकि मिरर ब्राइटर इमेज बनाता है। ये सस्ते पड़ते हैं, सेम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के लिए मिरर को बनाना आसान है, सस्ता है कंपेयर टू लेंस बनाना। मिरर को होल्ड करना आसान है, पीछे की जो सपोर्ट है, पीछे की सरफेस है, वहां पर भी हम सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस जुड़ी हुई हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज मोर मैग्नीफाइड
मैग्नीफाइड की जगह मैं कहना चाहूंगा कि हम वर्ड यूज करें रिजॉल्व। 35th क्वेश्चन केस स्टडी। एलईडी वैसे सीबीएसई ने सिलेबस से हटा रखा है पर आपको केस स्टडी में दे दिया है, ठीक वैसे जैसे जेई में क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ बेस्ड, कि पैराग्राफ में पूरी जानकारी आपको दे दी फिर उस पर सवाल पूछ लिया। हालांकि एनसीईआरटी में हम इस बारे में पढ़ते हैं, तो अगर एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है तो आप इन सवालों के जवाब डायरेक्टली दे सकते हैं। Why are LEDs made of compound semiconductor and not of elemental semiconductor? यानी गैलियम आर्सेनाइड वगैरह से ही क्यों बनाते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन से डायरेक्ट क्यों नहीं बना देते? तो इसके लिए जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है ऑलरेडी कि एनर्जी बैंड गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने पढ़ा है थ्योरी में तो आपने रटा भी होगा कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी बैंड गैप है तो ये विजिबल रेंज के कोरस्पॉन्डिंग होता है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो इक्वल टू SC बाय लैम्डा से। तो विजिबल रेंज हमारी कौन सी है? विजिबल रेंज है बच्चों 1.8 कोरस्पॉन्ड्स टू 700 नैनोमीटर जो कि रेड के कोरस्पॉन्डिंग है, 3.1 कोरस्पॉन्ड्स टू 400 नैनोमीटर वेवलेंथ जो कि वायलेट एंड के कोरस्पॉन्डिंग है। तो इस रेंज में है तो हमें दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। अब हम जानते हैं कि जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सिलिकॉन का 1.1 है, तो वो इस रेंज में है ही नहीं, तो वो तो इंफ्रारेड लाइट निकालेंगे, तो वो एलईडी विजिबल लाइट नहीं देगी। फिर सेकंड पूछा व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ बैंड गैप, कि अगर हम लाइट विजिबल रेंज में बनाना चाहते हैं तो सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड यूज करने का कारण यही था कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का बैंड गैप एप्रोप्रिएट नहीं है। तो फिर अगले सवाल में पूछ लिया कितना होना चाहिए, तो जवाब है 1.8 से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर थर्ड पार्ट में स्टूडेंट कनेक्ट्स द ब्लू कलर्ड एलईडी एज शोन, ऐसे उसने बच्चे ने जोड़ी है। एलईडी डिड नॉट ग्लो, जब हमने स्विच एस को बंद किया एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, नहीं करेगी, ऑब्वियस सी बात है। ये माइनस आप दे रहे हो पी साइड को, दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड, तो हम बोलेंगे एलईडी इज रिवर्स बायस्ड, एलईडी इज ए काइंड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और ये ग्लो नहीं करेगी बिकॉज इट इज रिवर्स बायस्ड। तो ये हमें लिखकर बताना है। फिर थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करो पीएन जंक्शन डायोड के, जो प्रैक्टिकल में भी है बच्चों, और प्रैक्टिकल में जो होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा व्हीटस्टोन ब्रिज पर भी आया क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिकल में भी है, और ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इस पे भी आ गया। तो मैं पहले से बता रहा हूं आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रिज्म पर आया, प्रिज्म का प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो इसके आंसर्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। LEDs are made up of compound semiconductor not by the elemental because the band gap जो है वो appropriate नहीं है। रेंज आगे 1.8 से 3 लिखेंगे तो भी चलेगा, एग्जैक्ट 3.1 आ जाता है। LED रिवर्स बायस होती है इसलिए नहीं, रिवर्स बायस थी उस सर्किट में इसलिए नहीं जल रही थी। और VI कैरेक्टरिस्टिक आप एनसीईआरटी में देख बना सकते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के। तो बच्चों ये हो गया पूरा का पूरा पेपर। अब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि जो आंसर्स आपको देने हैं तो उसमें सीक्वेंस क्या रखें, है ना। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हम पेपर को किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा और ज्यादा स्कोरिंग रहेगा, छूटेगा नहीं। फिजिक्स का पेपर बच्चों लेंदी होता है तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है सीक्वेंस का। तो मैंने आपके लिए सीक्वेंस तैयार कर दिया कि सबसे पहले आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करें जो कि ऑब्जेक्टिव है, जिसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, पर उसको अटेम्प्ट करने के दौरान अगर कोई सा क्वेश्चन ऐसा फंस रहा है जिसमें कैलकुलेशन आ गई तो आपको क्या करना है, उसका नंबर लगाकर वहां जगह छोड़ दें, जबरदस्ती उसमें टाइम कंज्यूम ना करें आंसर निकालने की कोशिश में। तो सबसे पहले सेक्शन ए जो आपका ऑब्जेक्टिव है, शुरू के 18 सवाल, उसके बाद सीधे सेक्शन ई पर जाएं जहां पर चॉइस भी मिल रही है आपको थर्ड पार्ट में, यानी मैं बात कर रहा हूं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की। तो सेक्शन ई और सेक्शन ए को करने के बाद जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और जो वार्म अप हो जाएगा आपका, उसके बाद पेन अच्छे से चलने लगेगा। अब आपको सीधे जाना है बच्चों सेक्शन डी पर। सेक्शन डी का मतलब है 5 नंबर वाले सवाल। तो 5 नंबर वाले सवालों में आप देखेंगे ट्रेडिशनल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 5 नंबर और 3 नंबर में। तो 5 नंबर वाले सवाल आपको सॉल्व करने हैं क्योंकि उसमें तीनों सवालों में आपके चॉइस है। तो दोनों में यानी और वाले क्वेश्चन जो और वाला पार्ट है दोनों में से एक पार्ट तो आपको अच्छे से आता होगा। तो जब आप डी वाला कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा। तो डी के बाद अब पूरा सीक्वेंस रिवर्स ही चलना है बच्चों। डी के बाद आप सी करोगे यानी 3 नंबर वाले सवाल, और फिर आप करोगे फाइनली लास्ट में 2 नंबर वाले सवाल। क्योंकि पेपर में जितने भी ट्विस्ट होते हैं, HOT हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जहां रिक्वायर्ड होती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, वो 2 नंबर वाले सवालों में डाले जाते हैं। अनफैमिलियर कंटेंट अगर कहीं होता है आपको मिलता है तो वो 2 नंबर वाले सवालों में मिलता है, इसलिए उनको लास्ट में।
तो ये रहेगा बच्चों सीक्वेंस जो कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको, जो मेरा अनुभव है 1992 से मैं इसको डील कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, सजेस्टेड टाइम फ्रेम फॉर आंसरिंग, कितना समय किसमें लगभग जाएगा आपका। पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, टॉलरेंस इसमें ±5% की मिलेगी, पर जो मेरा अनुमान है उसके हिसाब से सेक्शन ए को आप एट द मोस्ट 30 मिनट्स दें। देन सेक्शन ई जो हम अटेम्प्ट करने के जो सीक्वेंस मैंने बोला है उसी सीक्वेंस में बता रहा हूं। सेक्शन ई 10 मिनट में आपके हो जाएंगे, दोनों कौन से केस स्टडी बेस्ड सवाल 10 मिनट में हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अपन सेक्शन डी, जो 5 नंबर वाले सवाल हैं उसमें आपको समय लगेगा, तो 50 मिनट उसके लिए हमने साइन किए, 3 सवाल 50 मिनट में। उसके बाद आ रहा है सेक्शन सी, यानी 5 सवाल हैं 3-3 नंबर के, इसमें फिर से आपको 50 मिनट लग सकते हैं, तो 50 मिनट उसके लिए असाइन किए। और सेक्शन बी जो 2 नंबर वाले 7 सवाल हैं बच्चों, 40 मिनट में आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी प्रैक्टिस भी इसी तरह से अगर बनाते हैं तो पेपर अच्छा होने वाला है और अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।